नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो वैक्सीन आपका ट्रैवल पास, इसमें आपका स्वागत है। देश में कोरोना के मामले बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं, लेकिन अब भी लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हर राज्य ने ट्रैवल के अपने अलग अलग नियम तय कर रखे हैं। लिहाजा कहीं पर लोगों से RT-PCR की रिपोर्ट मांगी जाती है, कहीं पर 48 आवर्स के रूल हैं, कहीं पर 72 आवर्स के रूल हैं कि इस वक्त के अंदर आपको जांच करवानी है, उसके बाद ही आप ट्रेन में या फ्लाइट में ट्रैवल कर सकते हैं। तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग नियम हैं, लिहाजा लोगों को परेशानी हो रही है और ख़ास करके उन लोगों को भी दिक्कत हो रही है जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है। इसके बाद भी उन्हें किसी भी तरह की छूट ट्रैवल में नहीं मिल रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने सरकार को सुझाव दिया है कि उन लोगों से यात्रा के लिए RT-PCR रिपोर्ट ना मांगी जाए जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है, और ना ही उन्हें क्वारंटीन किया जाए। ये सुझाव दिए गए हैं ताकि दोनों डोज वैक्सीन लेने वाले आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर पाएँ। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस तरह की छूट देने से क्या कोरोना बढ़ने का कोई खतरा रहेगा? पहला सवाल। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि अभी जो डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात हो रही है, क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट के खतरे को देखते हुए इस तरह की छूट ठीक है? और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि अगर दोनों डोज वैक्सीन लेने के बाद उन लोगों को राहत दी जाती है ट्रैवलिंग में, टूरिज्म में, तो क्या इससे ट्रैवल इंडस्ट्री को कुछ बढ़ावा मिलेगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को कुछ राहत मिलेगी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो जानना समझना हम सब के लिए ज़रूरी है। आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। पूरे देश में तांडव मचाने के बाद कोरोना की दूसरी लहर शांत हो रही है। कुछ राज्यों को छोड़ दें तो मामले कम हो रहे हैं, जिसे देखते हुए सरकारों ने शर्तों के साथ लोगों को घरों से बाहर निकलने और काम पर जाने वगैरह की मंजूरी दे दी है। लेकिन बात अगर एक राज्य से दूसरे राज्य जाने की हो या फिर एक ही स्टेट में एक शहर से दूसरे शहर जाने की हो, तो नियम कड़े हैं। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से आप बाहर निकलने की सोच ही रहे होते हैं कि आपसे RT-PCR रिपोर्ट मांगी जाती है। कई मामलों में तो ये तक देखने को मिला है कि RT-PCR रिपोर्ट ना होने की वजह से लोगों को फ्लाइट में चढ़ने तक से रोक दिया गया, भले ही उन्होंने वैक्सीन की एक नहीं दोनों खुराक लगवा ली हो। शायद इसीलिए NEGVAC यानी नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन और NTAGI यानी नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन इन इंडिया ने साझा रूप से सरकार को सुझाव दिया है, जिसमें कहा गया है कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों को कोरोना होने की आशंका ना के बराबर हो जाती है। इसलिए जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हैं, उन्हें देश में यात्रा करने दिया जाए और उनसे ना तो RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट मांगी जाए और ना ही उन्हें क्वारंटीन होने के लिए कहा जाए। अगर कोई व्यक्ति विदेश में यात्रा करना चाहता है तो उसे भी जाने दिया जाए। विदेश जाने वाले व्यक्ति को उस देश के नियमों का ध्यान रखना होगा, लेकिन देश वापस आने पर उसका ना RT-PCR टेस्ट करवाने को कहा जाए और ना ही उसे क्वारंटीन होने के लिए कहा जाए। रिपोर्ट में उन लोगों की बात भी की गई है जो कोरोना से हाल ही में ठीक हुए हैं। हालांकि कमेटी ने अपने सुझावों में वैक्सीन की दोनों डोज को एक तरह से परिभाषित करने की कोशिश की है। कहा गया है कि सुझाव उन पर लागू हो जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लिए 2 हफ्ते या ज्यादा का वक्त हो चुका है। NEGVAC और NTAGI की तरफ से अमेरिका का CDC यानी सेंट्रल फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने भी हाल ही में अमेरिकी सरकार को कुछ ऐसे ही सुझाव दिए थे, जिसमें विदेश जाने से लेकर अमेरिका आने के बाद तक के नियम बताए गए थे। CDC ने कहा था कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाला व्यक्ति विदेश यात्रा कर सकता है, लेकिन उसे यात्रा में पूरे समय कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। साथ ही जिस देश में जाना है वहाँ के नियमों का भी पालन करना होगा। हालांकि भारत में दोनों ही एजेंसियों से इतर CDC ने कहा कि अमेरिका लौटने से पहले यात्रियों के पास उनका RT-PCR रिपोर्ट होना चाहिए। अमेरिका आने के बाद भी उन्हें कोरोना टेस्ट करवाना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अलग अलग देशों में कोरोना के अलग अलग प्रकार देखने को मिले हैं और उनसे यात्रा करने वाले व्यक्ति के संक्रमित होने की आशंका रहती है। देश में अभी हर राज्य अपने अपने हिसाब से नियम बनाए बैठा है। कोई RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट के बगैर लोगों को आने नहीं दे रहा
तो वहीं कुछ राज्यों में इसे गैर जरूरी कर दिया है, जिसे लेकर लोगों को तो खासी परेशानी हो ही रही है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी इसे लेकर संकट से उबरने में एक रोड़े के रूप में देख रहा है और चाहता है कि केंद्र सरकार पूरे देश में एक नियम लागू करे जिससे ना तो लोगों को परेशानी हो और ना ही इंडस्ट्री को। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं एम्स कोविड सेंटर के चीफ डॉक्टर राजेश मल्होत्रा और साथ ही कामत होटल्स के सीईओ विशाल कामत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। मेरा सबसे पहला सवाल मल्होत्रा जी आपसे होगा, क्योंकि ये सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी डिमांड भी की जा रही थी, क्योंकि अब चूंकि धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया काफी तेज हुई है, लिहाजा लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं कामकाज के सिलसिले में, कुछ और वजहों से। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो सुझाव दिए गए हैं कि जिन लोगों ने दोनों डोज वैक्सीन की ले ली है उनको उनसे कोई टेस्ट की रिपोर्ट ना मांगी जाए, क्वारंटीन ना किया जाए, और चूंकि इस बीच डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर के भी चिंता बनी हुई है, उसको लेकर के भी लगातार चर्चाएं हो रही हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के खतरे को देखते हुए क्या ये सुझाव ठीक है, इस पर अमल करना चाहिए कि जिन्होंने दोनों डोज वैक्सीन की ले ली है उनके लिए कोई बंदिश ना हो टेस्टिंग की या क्वारंटीन की? आपको लगता है कि ये ठीक है, ऐसा करने से कोई खतरा नहीं होगा? जी, तो बात यह है कि सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको दोनों वैक्सीन लग गई हैं और आपको दूसरी डोज को 2 हफ्ते हो गए हैं, तो ये उम्मीद की जाती है कि आप इम्यूनाइज्ड हैं। और अगर आप इम्यूनाइज्ड हैं तो इसमें मैं कुछ ये नहीं समझता कि गलत है कि अगर उनको इस तरह, देखिए ऐसा है, अगर आप रिस्क की बात करते हैं तो अगर आज मैंने RT-PCR टेस्ट करवाता हूँ जो नेगेटिव है, उसको लेके मैं 72 घंटे के अंदर अगर किसी स्टेट में एंटर करता हूं तो ये कोई गारंटी नहीं है कि मुझे कल या परसों इन्फेक्शन नहीं हो सकती है टेस्ट कराने के बाद। तो ऐसा अक्सर, और दूसरे क्या है कि RT-PCR भी कोई 100% एक्यूरेट टेस्ट नहीं है, इसकी सेंसिटिविटी भी 70 to 80% है। लेकिन अगर हम ये परमिशन देते हैं कि आप इम्यूनाइज्ड लोगों को ये थोड़ा रिलैक्सेशन दी जाएगी, इसके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो ये है कि इससे थोड़ी वैक्सीन हेसिटेंसी कम होगी, लोगों को थोड़ा मोटिवेशन, थोड़ा इंसेंटिव मिलेगा। आपने सुना होगा कि अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के इंसेंटिव जो है वो दिए जा रहे हैं। अमेरिका ने बोला कि आप मास्क नहीं लगाना पड़ेगा अगर आप वैक्सीनेट करेंगे, वो हमारे यहाँ प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि लोगों को वैक्सीनेशन करवाने के लिए जिस जिस तरह के इंसेंटिव दिए जाते हैं उसमें ये भी एक इंसेंटिव माना जा सकता है। क्योंकि मैं जब खुद रिसेंटली मैंने ट्रेवल किया आउट ऑफ दिल्ली, तो जो मैंने देखा बॉर्डर पे हाल था, वहां पे जो इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी जहां पे RT-PCR के टेस्ट की रिपोर्ट चेक की जा रही थी या रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जा रहा था, कि अपने आप में ही वहां एक सोशल डिस्टेंसिंग ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इतने बड़े देश में अगर लोगों को हमें मोटिवेट करना है कि वो वैक्सीनेशन करवाएं, अगर हमें लोगों को ट्रैवल एनकरेज करना है, तो हमें ये रिलैक्सेशन, इस तरह की रिलैक्सेशन के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन जहां तक बात आपने कही कि खतरा है डेल्टा प्लस का, तो अभी तक कोई ऐसी हमारे पास एविडेंस नहीं है कि जो हमारी वैक्सीन है वो डेल्टा प्लस पे कारगर नहीं है, बल्कि ये हमारे और इस बात की पुष्टि करता है कि हमें ये कॉन्फिडेंस है कि हमारी जो वैक्सीन्स हैं वो दोनों डोज लगने के 2 हफ्ते बाद जो है डेफिनेटली डेल्टा प्लस पे भी कारगर है। तो मैं ये समझता हूं कि इसको खोलने से काफी लोगों को जो बहुत अभी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उससे मदद मिलेगी, लेकिन लोगों पे भी ये दायित्व बनता है कि वो इसका नाजायज फायदा नहीं उठाए। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड हाइजीन वगैरह हर तरह का कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, ना कि वो ये समझे कि उनको कोई लाइसेंस मिल गया है कि वो वैक्सीनेट होके अगर किसी भी स्टेट में घूम सकते हैं तो बिना मास्क के भी घूम सकते हैं, बिना सैनिटाइजेशन के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के भी घूम सकते हैं। तो उसके दोनों पहलू हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इससे लोगों को थोड़ा उनको होने वाली कठिनाइयों में कुछ कमी आएगी। राइट। तो आप कह रहे हैं कि जो लोग इम्यून हो चुके हैं उन लोगों के लिए नियमों में कुछ राहत दी जानी चाहिए, ताकि जो आवाजाही है, जो लोगों का ट्रैवल है, उसको थोड़ा सा और बूस्ट मिले। अब कामत साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग हैं, जिनको दोनों डोज वैक्सीन की मिल चुकी है, उनकी संख्या करीब करीब 6.25 करोड़ के आसपास है।
तो अगर मान लीजिए ये नियम ठीक से इंप्लीमेंट हो जाता है ग्राउंड पे अभी, क्योंकि बहुत सारे राज्यों को मालूम भी नहीं है इसके बारे में और अलग अलग राज्यों ने अपने नियम अलग अलग तय कर रखे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो 6.25 करोड़ के आसपास की आबादी है, अगर इनको ये छूट मिल जाती है तो इससे कितना बड़ा बूस्ट ट्रेवल को, टूरिज्म को, हॉस्पिटैलिटी को मिल सकता है? सर देखिए, हमारे देश में अगर हर एक चीज सबको अगर सब कुछ मिलता है तो फिर वो किसी को नहीं चाहिए, और जब किसी को कुछ नहीं मिल रहा है तो वो सबको चाहिए। यही बात हम वैक्सीन में भी देखे हैं। जब वैक्सीन फ्रीली अवेलेबल था तभी लोग ले नहीं रहे थे, फिर जिस दिन शॉर्टेज की घोषणा हो गई तभी हमने देखे कि हजारों की तादाद में सब लोग वैक्सीन सेंटर भाग रहे थे, और अभी वापस वैक्सीन का भी स्मूथ हो रहा है और हो गया है। इसकी वजह से वापस अभी एक वैक्सीन हेजिटेंसी वापस देख रहे हैं। हकीकत तो यही है कि अगर गवर्नमेंट ऐसे सपोर्टिव नियम निकाले तो ऑटोमेटिकली हमारे ही इंडस्ट्री को नहीं बट पूरे ओवरऑल इकोसिस्टम को, इकोनॉमिक इकोसिस्टम को एक बूस्ट मिलेगा। लोग काम पे भी जा सकते हैं, लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं। सिर्फ पर्यटक ट्रैवल नहीं करता है, बिजनेस के लिए ट्रैवल करता है, मेडिकल रीजंस के लिए ट्रैवल करता है, और कभी कभी जो धाम यात्राएं और वो सब भी जो हमारे देश में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सब भी धीरे धीरे खुल सकता है। इससे सब पूरे इकोनॉमी को लाभ हो जाएगा, सिर्फ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को नहीं। और हमारे देश में 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन तो लगाना नहीं है, बिकॉज उसमें से मेरे हिसाब से आई थिंक डेमोग्राफिक्स अगर मेरे को ठीक से याद है तो अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 60% जो है वो अबव 18, 65% अबव 18 है। तो उस हिसाब से अगर हम ब्रेक डाउन करते जाए उसमें भी अर्बन और रूरल, और उस हिसाब से ब्रेकअप करते जाए तो जहां मेन डेंसिटी पॉपुलेशन है उस हिसाब से ऑलरेडी आपने जैसे बोला 6.25 करोड़ लोगों को किया है, तो उससे बहुत इकोनॉमी को राहत मिलेगी, हॉस्पिटल इंडस्ट्री को जरूर मिलेगी, बोथ विल बेनिफिट। तो आप कह रहे हैं कि इससे बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है इंडस्ट्री को भी। लेकिन मल्होत्रा जी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं सर कि आपने कहा कि जो लोग इम्यून हो चुके हैं उनको राहत दी जानी चाहिए। क्या ऐसे लोगों को भी छूट मिलनी चाहिए क्या? कि मान लीजिए कोई फुल्ली वैक्सीनेटेड कोई अगर हैं और अगर वो किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आते हैं और तो क्या उनके लिए भी मतलब कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए आरटीपीसीआर टेस्ट की या क्वारंटीन की? क्योंकि यूके में ये नियम लागू हो रहा है 16 अगस्त से कि अगर कोई फुल्ली वैक्सीनेटेड किसी पॉजिटिव के संपर्क में आता भी है तो उन्हें भी कोई जांच की जरूरत नहीं होगी। तो आपको लगता है कि हमारे यहाँ भी इस तरह की व्यवस्था लागू करनी चाहिए? देखिए, कुछ समय बाद जब हालात कुछ कंट्रोल में हो जाएं तो ऐसा सोचा जा सकता है। अभी तो हमें ये लगता है कि अगर आपका कोई क्लोज कांटेक्ट है जो कोविड पॉजिटिव है, और ये बात सही है कि अगर आपको पूरी वैक्सीनेटेड हैं तो ऐसे में अगर आपको कोई भी सिम्टम होता है 5 से 7 दिन के अंदर या 3 से 7 दिन के अंदर, तो आपको डेफिनेटली टेस्ट कराना चाहिए। लेकिन ऐसा अक्सर देखा हमने कि जो फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग हैं विद इन फैमिली, उनके बाद जब सेकेंड वेव में उनके यहाँ घर में किसी को कोविड हुआ तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको कोई इन्फेक्शन या कोई भी सिम्टम नहीं हुआ। तो अपने आप में वो प्रोटेक्शन है 2 डोज, लेकिन 100% प्रोटेक्शन नहीं है। इसलिए थोड़ा आपको केस टू केस बेसिस में कि अगर आपका कांटेक्ट हुआ है और आपको सिम्टम है तो ये जाहिर बात है, हम जानते हैं कि वैक्सीन लगने के बाद में सीरियस इलनेस या हॉस्पिटलाइजेशन, आईसीयू एडमिशन या डेथ का रिस्क कम है। लेकिन आप उसको खुद एक एसिम्प्टोमेटिक कैरियर होके कम्युनिटी में ना फैलाएं, और उसके लिए कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ये डिस्कशन का भी रखना पड़ेगा कि अगर हालात ये सजेस्ट करते हैं कि आपको किसी के ऐसा एक्सपोजर हुआ है और रिसेंटली और आपको सिम्टम आए हैं तो आपका टेस्टिंग जरूर होना चाहिए। पॉलिसीज या जो फार्मूले हैं बेसिकली अगर आप संपर्क जी इस बेसिस पे बनाए गए हैं कि हम इसका कम्युनिटी में फैलाव जो है ज्यादा से ज्यादा रोक पाए, लेकिन बहुत ज्यादा जो है कठिनाई ना हो लोगों को, क्योंकि अब लोगों को जैसे हम कहते हैं कि कोविड के साथ जीने की आदत डालनी है, लेकिन उसके लिए पहला स्टेप यही है कि वैक्सीनेट हो जाए खुद, ताकि आपको इन सब चीजों से खतरा कम हो जाए। अब कामत साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, ये बहुत अच्छी पहल हुई है और सिफारिश की गई है कि जो दोनों डोज जिनको वैक्सीन की मिल गई है उनके लिए राहत दी जाए, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ग्राउंड पर ये किस तरह से इंप्लीमेंट होगा? कि जैसे मान लीजिए कोई ट्रेवलर है और किसी होटल में जाता है और अगर वो वैक्सीनेटेड है फुल्ली तो वो तो ठीक है, उनके लिए आप कोई जांच की रिपोर्ट वहां मांगेंगे नहीं, लेकिन आपके सारे स्टाफ
फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं कि नहीं, इसको लेकर सवाल खड़े होंगे। तो उस दिशा में आप लोग क्या कर रहे हैं कि ट्रैवलर तो ठीक है, अगर फुल्ली वैक्सीनेटेड आते हैं तो उनके लिए अलग नियम होंगे, लेकिन आपके जो स्टाफ हैं, जो फ्रंट डेस्क प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए क्या आप लोग कुछ तेज पहल कर रहे हैं क्या वैक्सीनेशन के लिए, कि जल्द से जल्द आप अपने सारे स्टाफ को वैक्सीनेट करवा पाएं? इसके लिए होटल इंडस्ट्री की तरफ से क्या पहल हो रही है? एक बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा है। होटल इंडस्ट्री में की बात मैं नहीं कर सकता, मगर कामत ग्रुप की ज़रूर बात कर सकता हूं। हमारे ऑलमोस्ट 90-95% हमारे स्टाफ वैक्सीनेटेड हैं, या तो सिंगल या तो डबल। स्पेशली जो हमारे 45 एंड अबव एज के हैं उनके तो डबल भी हो गए, क्योंकि हमने बहुत स्टार्टिंग में जब चालू हो गया था तभी हमने सबको कंपलसरी करवाया था। हमने उस टाइम पे कहा था अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे एक भी तो आप काम पे नहीं आ सकते। और ऐसे हमने क्योंकि एक आदमी की लापरवाही या एक आदमी के लस न लगवाने से बाकी जो लोग हैं वो भी रिस्क में आ जाते हैं। मगर हमारे जो भी कुटुंब के लोग हैं, कामत के फैमिली हम बोलते हैं, कामत खानदान के सब मेंबर्स, सब ने जाके लगवाए। और हमने स्पेशली उनके लिए कार्ड्स रखे, हमने उस हिसाब से रखा ताकि ड्यूटी पे जैसे वोटिंग के लिए आदमी को आप छोड़ते हैं, वैसे यहाँ हमने लस के लिए छोड़ के वापस वो आना ड्यूटी टाइम पे। ये सब छोटी छोटी चीजें हमने की जिसका बड़ा इम्पैक्ट हमको मिला कि एक भी हमारी कोई कर्मचारी क्रिटिकली बीमार नहीं पड़ा। वरना कोरोना हल्का फुल्का तो सबको अभी होता ही है आप कह रहे हैं कि होगा ही, क्योंकि कॉमन कोल्ड है। एक मिनट सर, आपने कहा कि आपने अपने पूरे स्टाफ को वैक्सीनेट करवा दिया है, चाहे सिंगल डोज चाहे डबल डोज। एक छोटा सवाल सर इसमें मैं और ऐड करना चाहता हूं कामत साहब, कि मान लीजिए कोई ट्रेवलर है, कोई ट्रेवलर अगर कहीं पे जा रहा है, जैसे मान लीजिए कोई दिल्ली से मुंबई आ रहा है, तो उनको ये जानकारी कैसे होगी कि मुंबई के किस होटल के सारे स्टाफ वैक्सीनेटेड हैं? अगर ये कोई जानना चाहे और अपनी सेफ्टी के लिए वहीं जाकर रुकना चाहे, इसके लिए क्या कुछ अलग प्रावधान, कुछ ट्रांसपेरेंसी हो सकती है क्या, जहां पे मैं ये चेक कर पाऊं कि हाँ इस होटल फला होटल के सारे स्टाफ वैक्सीनेटेड हैं फुल्ली? इसको लेके कुछ होना चाहिए क्या आपके हिसाब से, यह है? मेरे हिसाब से सर मेरे हिसाब से ऐसी कोई सुविधा की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी गवर्नमेंट चाहते हैं कि हर एक कोई वैक्सीन ले ले। यही गवर्नमेंट को देखना है कि लोग वैक्सीन जल्द से जल्द कैसे ले, और उसमें हर एक उद्योजक, हर एक छोटा हो या बड़ा, उसने देखना चाहिए कि उसके कर्मचारी, और ये फ्री है, ये तो 18 अबव के लिए फ्री है, तो क्यों लगाए नहीं और अपनी जान सुरक्षित न रखे, अपने परिवार की जान सुरक्षित न रखे। तो इसके लिए पर्यटक को इतना कष्ट करने की जरूरत ही नहीं है, जब ये हमारा एक सामाजिक कर्तव्य करने के लिए और लस लगवाने के लिए। हाँ राइट, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि उस दिशा में काम चल रहा है और सब लोग आगे आए। जिन लोगों ने ले लिया वो तो ठीक है, जो नहीं, जिन्होंने अब तक नहीं ली है वैक्सीन की डोज, वो बिल्कुल उनको आगे आकर लेना चाहिए ताकि उनको भी आगे राहत मिले। आखिरी सवाल मल्होत्रा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं सर, कि ये तो वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले के लिए बात हो रही है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर किसी को मान लीजिए कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है एक बार या दो बार, क्या उनके लिए भी कुछ इस तरह का प्रावधान होना चाहिए क्या? अगर मान लीजिए किसी को 2 बार अगर वो इन्फेक्टेड हो गए हैं, और कहा यह भी जाता है कि आपको अगर कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है तो वैक्सीन लेने का अंतराल थोड़ा लंबा रखिए, गैप लंबा रखिए, लेकिन इस बीच क्या उनके लिए भी ट्रेवल में कुछ छूट होनी चाहिए क्या एंटीबॉडी के आधार पर? जी, तो ऐसा संभव तो है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब नेचुरल इन्फेक्शन है उसके बाद में करीब लोगों ने 7 महीने से 1 साल तक का समय बताया जब तक कि एंटीबॉडी रहती है। लेकिन ये बात सत्य है कि नेचुरल इन्फेक्शन के बाद में इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। और दूसरी बात यह है कि जिसको अभी रिसेंटली इन्फेक्शन हुआ है, कई समय तक उसके टेस्ट में RT-PCR में वो पॉजिटिव आ सकता है, जिसको हम कह सकते हैं हो सकता है वो डेड वायरस हो। लेकिन ऐसे में बिल्कुल ब्लैंकेट उनको रिलैक्सेशन देना संभव नहीं होगा। देखिए, वैक्सीनेशन की बात अलग है। वैक्सीनेशन जब दी जाती है तो इंसान की उसमें इम्यून रिस्पॉन्स होती है, वो किसी बीमारी से लड़ते हुए समय नहीं होती है, हेल्दी स्टेट में होती है। जबकि आपको जब इन्फेक्शन होती है तो आपकी इम्यून रिस्पॉन्स जो है साथ में वायरस से भी लड़ रही है और एंटीबॉडी बना रही है, तो कई बार वो वीक होती है, इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। तो इनको, जिनको रिसेंटली कोविड हुआ, उन पे ये एक्सटेंशन लगाना मुश्किल है। हालांकि हम ये जानते हैं, आपने सही कहा कि 3 महीने तक जो है ये कहा जाता है कि कोविड इन्फेक्शन के बाद में आपको वैक्सीन का अंतराल होना चाहिए। लेकिन अगर आपको रिसेंटली इन्फेक्शन हुई है तो उसमें बिना वैक्सीनेशन के ये आपको सुविधा देना संभव नहीं है। एक बात अभी आपने उनसे कही कामत साहब से, और मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं
जैसे फूड डिलीवरी के हैं, वो एडवर्टाइज करते हैं कि हमारे सारे डिलीवरी बॉयज फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। कई ऐसे आउटलेट है जहां ये कहते हैं हमारा स्टाफ फुल्ली वैक्सीनेटेड है। तो ऐसे लोग जो है प्रोफेशनल है, जो अपने आप को अपनी आप को आपका की एडवांटेज बता रहे हैं, यूएसपी बता रहे हैं कि हम लोग प्रोफेशनल हैं, हम अपने स्टाफ की भी चिंता करते हैं और अपने कस्टमर की भी चिंता करते हैं। तो वो एक कंपल्सरी अगर नहीं भी है, लेकिन वो अच्छा कदम है। राइट सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश मल्होत्रा जी आपका और विशाल कामत जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि ये जो नए सुझाव आए हैं ये इंडस्ट्री के हित में कितने कारगर साबित होंगे। लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है कि जब भी आपकी बारी आए वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि जब आप दोनों डोज ले लेंगे तो आपको एक तो आप कोरोना से आप सुरक्षित रहेंगे ही, आपको सुरक्षा मिलेगी ही, और दूसरी तरफ आपको जो बंदिशें अभी झेलनी पड़ रही हैं उससे भी आपको राहत मिल जाएगी।